स्वागत है बच्चों जीडी चैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th ईवीएस पार्ट 1 थर्ड चैप्टर द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। बाकी 5th स्टैंडर्ड के जो प्लेलिस्ट है उनका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अब पार्ट 1 में हम क्या पढ़ चुके थे? पहले तो आपके जो बायोस्फीयर क्या होते हैं, स्पीयर्स अर्थ के क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था 7 कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म क्या होते हैं, 5 ओशंस कौन कौन से। देन हमने पढ़ा था ट्राइब्यूटरीज, रिवर, वाटरफॉल, ये सारी चीजें बनती कैसे, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले, तो वो है आपका द एटमोसफियर। अब एटमोसफियर क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ जो हवा होती है, हवा से चारों तरफ जो भी है उसे हम क्या बोल देंगे? एटमोसफियर बोल देंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया? द अर्थ एटमोसफियर। और यहाँ पे हमें कुछ नाम दिख रहे हैं। अब एटमोसफियर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर। यानी कि जो एयर अर्थ के अराउंड है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमोसफियर बोलते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर इन द एटमोसफियर बिकम्स रेयरर। अब देखो, आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे तो एयर जो होगी वो कम होती जाएगी। The air consists of mixture of gases, namely nitrogen, oxygen, water vapor and carbon dioxide. There are some other gases too in the air in very small quantities. अब देखो, एयर में क्या रहता है? तो एयर में आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस रहते हैं जिनका नाम क्या था? तो यहाँ पे आपको नाम दिया गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं रहती है, और भी छोटी छोटी चीजें और भी अदर गैसेस क्या वहां पर रहते। देन नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है द लेयर ऑफ द एटमोसफियर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब इन लेयर्स का नाम क्या? एटमोसफियर के जो लेयर होते हैं उनका नाम क्या है? तो आप उस सबसे पहले क्या आता है? ट्रोपोस्फियर। फिर क्या? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में रहता है आपका ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या करता है? जो सन से आपके हार्मफुल यूवी रेज आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर कहाँ रहेगा? तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में क्या आपका ओजोन लेयर रहता है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद क्या आता है? वो होता है मीजोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। और जैसे कि आपने पहले भी देखा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि अगर हम ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाएंगे, स्ट्रेटोस्फियर, हवा जो होगी, एयर जो होगी वो कम होती जाएगी। देन नेक्स्ट बोला है द लेयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। अब देखो, जो भी स्पीयर जो अपना लेयर है 13 सेंटीमीटर के अबव, 13 सेंटीमीटर के बाद जो रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। द कंडीशन इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूसली, दे अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रोपोस्फियर में जो चेंजेस होते रहते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। और ये अफेक्ट किसे करते हैं? तो ये लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो भी लिविंग वर्ल्ड है, जो जिंदा चीजें, उन्हें ये क्या अफेक्ट करती है? वो क्या है? जो ट्रोपोस्फियर में चेंजेस होते रहता है। तो इस स्लाइड में आपने क्या पढ़ा? एयर के अराउंड, अर्थ के अराउंड जो एयर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमोसफियर बोलते हैं। एटमोसफियर के लेयर होते हैं। वो लेयर कौन से होते थे? तो वो होता था आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एयर क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं, जिनमें होता है आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और कुछ और भी गैसेज इसमें रहती है। बट कैसे रहती है? तो वो स्मॉल क्वांटिटी में रहती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के वो कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके ट्रोपोस्फियर, ये सारे होते थे। अब ट्रोपोस्फियर रहता क्या है? अ हाइट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर के बाद जो लेयर स्टार्ट होती है वो क्या होती है? ट्रोपोस्फियर की होती है। और ट्रोपोस्फियर में जो चेंजेस होते हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं? तो वो लिविंग वर्ल्ड को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं।
देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट बोला गया है द सरफेस ऑफ अर्थ गेट हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव फ्रॉम द सन, हेंस द एयर नियरेस्ट द सरफेस इज द हॉटेस्ट, एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर। अब देखो अर्थ का जो सरफेस रहता है वो हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, और वो गर्म किस वजह से होता है, तो वो सन के वजह से होता है, सन से जो हीट आती है वो उसके वजह से होता है। तो इसी के लिए जब हम सरफेस के नियर रहते हैं, जब हम सरफेस के नियर रहेंगे, यहाँ पर नीचे रहेंगे, तो एयर हमें गर्म लगते हैं, बट जैसे हम ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाते रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो कूलर होने लगता है, ठंडा ठंडा मौसम वहाँ पर रहने लगता है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर इज कंटेन्ड इन द ट्रोपोस्फियर, दैट इज वाई ऑल वेदर रिलेटेड फेनोमेना सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन, फॉग, winds and storm take place in the troposphere। अब यहाँ पर आपको ट्रोपोस्फियर के बारे में बहुत अच्छी चीज बताई गई है, वो ये है कि जो भी वाटर वेपर एटमोस्फेयर का, वो सारी चीजें कहाँ रहती हैं, तो वो आपका ट्रोपोस्फियर में रहती है, और ट्रोपोस्फियर में ही आपके सारे वेदर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वहीं पे होती है, वहीं पर फॉर्मेशन होता है, वहीं पर बनता है, क्या बनता है, तो वो हो गया आपका क्लाउड हो गया, फॉग हो गया, स्टॉर्म, ये सारी चीजों की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो वो ट्रोपोस्फियर में होती है। द एयर ऑन हाई माउंटेन इज रेयरर देन द एयर नियर द अर्थ सरफेस, एरोप्लेन्स फ्लाई in the higher parts of the troposphere, there the air is very rare, therefore arrangement have to be made to ensure that passengers get enough air for breathing। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो हायर पार्ट में आपके क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में भी देखोगे, अगर इस पिक्चर को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो एरोप्लेन है वो कहाँ पर फ्लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है, मीन्स ट्रोपोस्फियर की लेयर में वो करता है। बट यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि अर्थ के सरफेस पे तो एयर अच्छी खासी रहती है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर कम होते रहता है, तो हमें अरेंजमेंट्स करने रहते हैं कि एयर कम ना हो जाए, एयर कम ना हो, इसके वजह से हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, और हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, जो ऐसे मास्क होते हैं, ऑक्सीजन मास्क, वो सारी चीजें हमें एरोप्लेन में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज अ लेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के 50 किलोमीटर के ऊपर, देखो यहाँ पे 13 टू आपका 13 टू आप क्या समझ लो 14 टू 14 इंटू 14.5 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फियर आ जाता है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, समझो ट्रोपोस्फियर आ गया, यहाँ पर आपका ट्रोपोस्फियर आ गया। अब 13 टू 14.5 किलोमीटर तक ये आ गया, बट अब 50 किलोमीटर पे आपका क्या आता है, तो वो आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। अब ये जो लोअर पार्ट होता है इसका, किसका, तो वो हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर का, यानी कि जस्ट उसके नीचे एक आपका एक लेयर रहेगी। वो लेयर क्या थी, हमने क्या देखा था यहाँ पर, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर थी जिसे हम क्या बोलते थे, यहाँ पर ओजोन लेयर बोलते थे। और ओजोन लेयर क्या करता है वो हम जानते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल रे से। तो यहाँ पर बोला गया अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, बट द ओजोन लेयर ऑब्जॉर्व देम एंड प्रोटेक्ट द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम दोज रेज। अब देखो सन से जो रेज आती है वो हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी चीज लिविंग है उन्हें क्या करती है, वो हार्म करती है। और जो ओजोन लेयर रहता है ये क्या करता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, जो लिविंग वर्ल्ड है उसे उन रेस से, हार्मफुल रेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, अब ये क्या है, आपके एटमॉस्फेयर के लेयर, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर के लेयर कैसे होते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के नीचे ओजोन लेयर रहता था। फिर ये हो गया आपका मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सारे हो गए आपके लेयर।
तो ये आपने देख लिया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, ये पिक्चर ऐसे क्यों दिखाई गई है, तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। अब वाटर साइकिल क्या होता है, क्या साइकिल जो है वो वाटर की बनी हुई है या क्या है, वाटर साइकिल क्या है, तो वो हम क्या करेंगे अब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अब कंडेंसेशन का क्या लिखा गया, द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग, यानी कि जो वेपर होता है वो पानी में बन जाता है। वो पानी कब बनता है, जब हम उसे क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला गया है, पूछा गया है हाउ डज इट रेन, यानी कि बारिश सबको पसंद है और अब बारिश का मौसम भी आ गया है, ठीक है। तो अब बारिश होती कैसे, पानी अब आसमान में पानी आता है कैसे, क्या कोई वहां से पानी डालता है तो नीचे पानी आ जाता है तो बारिश होती है, नहीं। कैसे होती है, उसके पीछे भी क्या है, प्रोसेस है। तो यहाँ पर बोला गया है द वाटर ऑन द अर्थ evaporates continuously ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। अब देखो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है, चाहे वो ओशन का हो, सी का हो या लेक का हो, कहीं का भी हो, अगर आप पानी को हीट पे लगाओ, उबलने के लिए लगाओगे, तो आप क्या देखते हो, वो पानी कुछ देर के बाद कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने उसे क्या दिया, हीट दिया। हीट देने की वजह से वाटर वेपर बन के वो पानी कम होने लगता है। तो सेम तरीके से जो अर्थ पर वाटर रहता है वो भी इवापोरेट्स होता है। कैसे, जब सन के हीट से वो गर्म हो जाते हैं, तब वाटर दैट इज प्रीलोकेटेड इनटू द सॉइल आल्सो इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। अब जो पानी आपके सॉइल में, वो भी क्या होता है, इवापोरेट होता है। और किस वजह से होता है, तो वो हीट के वजह से, वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर में आपके एंटर कर देता है। एज वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर, इट राइजेस हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर। एज इट गोज हायर, इट कूल्स एंड कंडेंसेस, फॉर्मिंग वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कैसे बनता है वो हमें पता चल गया। जैसे कि वाटर वेपर क्या होता है, एयर से लाइटर होता है, एयर से हल्का होता है, और उसी की वजह से वो और ऊपर ऊपर जाते रहता है, और फाइनली वो कहाँ पहुंच जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, वो कूल हो जाता है। और हमने क्या देखा, जब वाटर वेपर कूल होता है तो वो क्या बनता है, वो कूल होने के बाद वो वाटर में बन जाता है। तो यहाँ पे भी उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, कंडेंसेशन बोलते थे। तो ये जो वाटर है वो कंडेंस हो जाता है, और फिर कंडेंस होने के बाद वो क्या बनाता है, वेरी फाइन, यानी कि बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स वो बना देते हैं। किसके, वाटर के। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्या होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। देन नेक्स्ट है, द ड्रॉपलेट्स आर सो स्मॉल एंड लाइट दैट दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। These small droplets join together and form bigger drops which are heavy. They cannot float. Such drops of water fall down on the earth in the form of rain. अब रेन कैसे होती है, तो यहाँ पे बोला गया जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल और लाइट होते हैं, बट वो क्या करते हैं, स्मॉल और लाइट होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में ही फ्लोट करते हैं। और फिर क्या होता है, जब फिर क्या बनते हैं, आपके क्लाउड्स बनते हैं। अब ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ ज्वाइन होते जाते हैं और बड़ा ड्रॉप बन जाता है जो हैवी हो जाता है। और वो जो हैवी ड्रॉप है वो फ्लोट ठहर नहीं सकता है, और इसी की वजह से जो वाटर है वो नीचे गिरता है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका फॉर्म ऑफ रेन। उसी को हम रेन, बारिश हो रही है बोलते हैं। बारिश कैसे हो रही है, तो क्यों होती है, आपको पता चला, वाटर ड्रॉप छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तब तक वो फ्लोट करते हैं, बट जैसे ही वो ऊपर जाते तो वो बड़े छोटे छोटे ड्रॉप के साथ ज्वाइन होके बड़ा ड्रॉप बन जाता है जो कि हैवी हो जाता है, और ऐसा ड्रॉप फ्लो नहीं कर सकते, तो वो नीचे आ जाता है। देन यहाँ पर बोला गया है, दिस रेन वाटर फ्लोज इनटू रील्स, streams, river and finally into the sea. Ice in the snow-covered regions also melt due to the heat of the sun to finally flow into river. This process of evaporation, condensation and rainfall go in a continuous cycle. This is known as the water cycle in nature. और यहाँ पे वाटर साइकिल का वर्ड आ गया। तो यहाँ पर बोला गया जो ये रेन वाटर होता है, ये रील में, स्ट्रीम्स में, रिवर में, हर जगह फ्लो करता है, फाइनली आपका चला जाता है सी में। अब आप बोलोगे जो आइस होता है उसका क्या होता है, तो जो आइस हो गए, स्नो कवर्ड एरिया हो गए, वो जब सन से हीट मिलता है उन्हें, तो वो भी क्या हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो मेल्ट होता है तो फाइनली वो भी कहाँ फ्लो करते हैं, आपके रिवर में फ्लो करते हैं। फिर जो अभी हमने प्रोसेस देखा इवापोरेशन का, पहले क्या हुआ, पानी को हीट मिला, वो इवापोरेट
इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस हुआ, देन वो फ्लोट हैवी होके जो रेनफॉल आया, ये सारी चीज़ें आपके कंटिन्यूस साइकिल में चलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि पानी सोचेगा कि सन को बोल देगा कि सन आज मुझे गर्मी मत दे, आज मेरा इवापोरेट होने का मन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये जो साइकिल है कंटिन्यूसली चलती रहती है, कंडेंसेशन इवापोरेशन होते रहता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं नेचर में। नेचर का ये आपका नेचुरल प्रोसेस है। देखो पहले क्या होगा, इस पिक्चर को देखो, ये पानी है, सन से हीट मिल रहा है तो ये वाटर वेपर ऐसे से ऊपर आएंगे, फिर ये कंडेंस होंगे, ये आपके क्लाउड में जाएंगे, बड़े ड्रॉप्स बनाएंगे, देन नीचे आ जाएंगे वापस पानी में, फिर से वो क्या होगा, हीट मिलेगा, पानी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये साइकिल जो है चलती रहेगी। तो ये हो गया आपका वाटर साइकिल क्या होता है वो। अब नेक्स्ट है द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर हम जानते हैं जो लिथोस्फीयर, जो भी लिविंग वर्ल्ड जिस रीजन तक है उसे हम क्या बोलते थे, आपका बायोस्फीयर बोलते थे। तो यहाँ पे आपको बोला गया देयर आर इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, द वेरियस रीजन ऑफ द अर्थ डिफर इन मैनी वेज। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग थिंग्स है आपके, बहुत तरीके के, और जो अर्थ पे इनके जो रीजन्स है वो अलग अलग, हर एक अपने अपने इसमें डिफरेंट है। देन बोला गया सम रीजन आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस while others have a hot climate. There are mountains in some places and plains in others. Some places have a lot of rainfall while others are dry desert. अब यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म बोलेंगे कि कुछ रीजन में आपके स्नो रहते हैं, कुछ रीजन में माउंटेन्स रहते हैं, कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो कुछ में होता ही नहीं है। There are salty seas and ocean and also freshwater lakes. The ocean is shallow near the coast but away from the coastline the ocean can be several किलोमीटर डीप। तो यहाँ पे आपको सब रीजन के बारे में बताया गया कि देखो यहाँ पे सॉल्टी सीज और ओशन है बट फ्रेश वाटर लेक भी है। देन जो आपका सी हो गया या ओशन हो गया वो सामने यानी कि आगे कोस्ट की साइड तो ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं है बट जैसे जैसे अंदर जाओगे बहुत ज़्यादा गहरा है। तो ये आपका बायोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर में आपका क्या आता है, लिथोस्फीयर आता है, देन हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, क्योंकि एटमोस्फीयर में भी बर्ड्स वगैरह जो उड़ते बढ़ते रहते हैं। तो ये पूरा कंसिस्ट क्या होता है, बायोस्फीयर का होता है। तो अगर आप ये पिक्चर को ही देखोगे तो आपको बायोस्फीयर ईजिली समझ जाएगा। तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, वी सी अ ग्रेट वेराइटी इन द लिविंग थिंग्स दैट इनहिबिट दिस डिफरेंट रीजन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हमें एक बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है लिविंग थिंग्स में जो उन रीजन्स को इनहेबिट कर लेते हैं। जैसे कि पोलार बियर हो गए। पोलार बियर हमें कहाँ मिलेंगे, पोल्स में मिलेंगे जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। अब उनको आप ला दोगे गर्मी में तो वो क्या रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। पेंगुइन्स हो गए, उन्हें भी ठंडा कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। अब उनको हॉट क्लाइमेट में ला दोगे तो वो नहीं रह पाएंगे। तो ये सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रीजन के हिसाब से उस चीज़ को क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको वही बोला गया, द पोलर बियर इज सीन ओनली इन द स्नो बाउंड पोलर रीजन, जेब्रास आर फाउंड इन अफ्रीका एंड कंगारूज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा क्यों है कि जो कंगारू है वो आपके पोल्स में नहीं रह सकता है, ये जो है अफ्रीका में नहीं रह सकता है, वो इसलिए कि वहाँ के रीजन को ये अडेप्ट, अब इनको कहीं और लेके जाएंगे तो उन्हें क्या होती है, दिक्कत तो होगी। अब यहाँ पर बोला गया दिस एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन। एलिफेंट एंड लायंस आर फाउंड इन रीजन of hot climate. Plants in all these different regions are also show a great variety. This variety is characteristic of those different regions. अब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एलिफेंट लायन जो हो गए वो हॉट रीजन में मिलेंगे। हर एक अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। और यही वैरायटी क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन डिफरेंट रीजन्स की। Many different kinds of plant, animal and microorganisms are found everywhere on the earth, on land, in water and in the air. Living things exist in the lithosphere
hydrosphere and atmosphere, they also interact with these spheres. This living world constitutes the biosphere. और यहाँ से आपको बायोस्फीयर के बारे में पूरी चीजें पता चल गई, जो कि क्या थी आपकी। सबसे पहले तो जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट हो गए, हर एक चीज हो गया जो भी फाउंड होते वो हर जगह रहेंगे, आपके लैंड में हो गए, वाटर में हो गए, एयर में हो गए। और ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, रहते क्या है, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कहाँ करती है, तो वो हो गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और ये चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और इसी के वजह से द लिविंग वर्ल्ड कंस्टिट्यूट द बायोस्फीयर। और लिविंग वर्ल्ड में आपका पूरा बायोस्फीयर आ जाता है। बायोस्फीयर का मतलब ही वो होता है जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। तो ये हो गया आपके बायोस्फीयर के बारे में। और यहाँ पर क्या होता है, आपका ये पूरा लेसन खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, बट उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज के पहले आपको व्हाट वी हैव लर्न एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो है वो पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर यानी कि हमेशा याद रखो। तो यहाँ पर बोला गया है ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। अब यहाँ पर बोला गया जो भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये एक दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। द बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बर्थ, लीव एंड डाई। तो यहाँ पे क्या बोले कि वो सिर्फ एक दूसरे पर ही नहीं बल्कि जो स्पीयर्स होते हैं अर्थ के उन पे भी डिपेंड रहते हैं। और बायोस्फीयर वो स्पीयर होता है जहाँ पे वो क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, रहते हैं और वहीं पर वो क्या मर जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इन्हें भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप पूरे पेड़ काट दोगे तो एनिमल्स का भी नुकसान होगा, एनिमल्स खत्म कर दोगे तो प्लांट्स का नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी एक चीजें जो चीजें वो एक दूसरे से डिपेंडेंट रहती है। और बायोस्फीयर में क्या होता है, इनका बर्थ लेती है, यहीं पे रहती है और यहीं पर ये क्या हो जाते हैं, मर जाते। देन नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है। तो ये इस लेसन का पूरा एक क्विक रिव्यू हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया द अर्थ्स क्रस्ट एंड अ स्मॉल हार्ड पोर्शन ऑफ द लेयर अंडर इट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। यहाँ पे क्या बोला है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है और एक स्मॉल हार्ड पोर्शन उसमें रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथो का मतलब होता था आपका, लिथो का मतलब होता था स्टोन और स्फीयर का मतलब होता था आपका एक बॉल। देन नेक्स्ट हो गया अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड व्हाइल अबाउट 2/3 इज कवर्ड विद वाटर। 1/3 किससे ऑक्यूपाइड है आपका, लैंड से, और 2/3 किससे, 2/3 है आपका, 2/3 है वाटर से। तो वाटर ज्यादा हुआ आपके लैंड से। देन नेक्स्ट है सरफेस वाटर, आइस ऑन द लैंड, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कैसे फॉर्म होता है, तो सरफेस वाटर, आइस ऑन द लैंड, जो भी ग्राउंड वाटर, सारे वाटर वेपर प्रेजेंट जो भी रहते हैं वो क्या टुगेदर फॉर्म करते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब आपको याद रखना है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो वर्ड कहीं भी आए तो उसका मतलब क्या होगा, वाटर होगा। देन नेक्स्ट है द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये हो गया अर्थ, सपोज ये आपका यहाँ पर ऐसे ऐसे अर्थ है और इसके आजू बाजू जितने भी एयर है उसे सराउंड कर रहे हैं वो क्या होता है आपका, एटमॉस्फेयर होता है। देन नेक्स्ट है द वाटर साइकिल ऑन अर्थ गोज एज ऑन कंटिन्यूसली। जो वाटर साइकिल होता है अर्थ पे वो कंटिन्यूसली होते रहता है, यानी कि इवापोरेशन होगा, यहाँ पे इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर रेन होगा। ये जो प्रोसेस है ये क्या होते रहता है, हमेशा चलते रहता है। द ओजोन गैस इन द स्ट्रेटोस्फीयर absorb the harmful ultraviolet rays coming from the sun and protects the living things from them। जो ओजोन गैस, ओजोन लेयर आपके स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है वो क्या करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उन्हें ऑब्जॉर्व करता है और लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्ट करता है उनसे। Then next living things occupy part of the lithosphere, hydrosphere as well as the atmosphere. Living things and all the parts they occupy are together called biosphere। Living things occupy कहाँ कहाँ पे रहेगी आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर पे, और ये जो ऑक्यूपाई कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टुगेदर ही बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, सिंपल में आप बोलते हैं ना कि जहाँ पे लिविंग थिंग्स है टुगेदर वो क्या होता है आपका, बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर में आता क्या क्या है, तो वो आते हैं आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आंसर क्या देना है हमें। तो
तो यहाँ पर पहले पूछा गया है डार्क पैचेस अपीयर ऑन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू द सन, यानी कि सन में अगर आप ज़्यादा रहोगे तो डार्क डार्क पैचेस आपको दिखने लगेंगे। ऐसा क्या होता है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, अगर आपको चाहिए तो इसे लिख कर रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो आपको ईजी पड़ेगा। तो ये हो गया, तो इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर बोला गया है द हार्मफुल रेडिएशन ऑन द सन कॉज अ बर्निंग सेंसेशन टू अवर स्किन, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वी शुड नॉट रोम इन द हार्श सनलाइट। अब देखो कोई कोई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो खेलने निकल जाते हैं। अब इतनी धूप में अगर आप खेलने निकल रहे हो तो आपकी स्किन को वो हार्म करेगा। क्या हार्म करेगा, जो सनलाइट आ रहा है सन से जो भी आ रही है, तो कभी कभी हमें बर्निंग सेंसेशन भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम घर से निकल रहे, अगर ज़्यादा ऐसे तो निकलना नहीं चाहिए बट कुछ काम हो गया तो खुद को अच्छे से ढक कर निकलो। अगर चाहिए तो एक अम्ब्रेला ले लो, कैप ले लो, और सबसे बेस्ट क्या है, कॉटन क्लॉथ लो जो कि क्या करेगा, स्किन को कवर भी करके रखेगा और अच्छा भी रहेगा। एंड देन आप क्या यूज कर सकते हो, सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, कवरिंग अ फेस विद अ handkerchief can protect the delicate skin after returning from outside. Splash cold water on the face, this will help to reduce the temperature of the skin। और कभी भी अगर बाहर से आ रहे हो तो आपको क्या करना है, एक कोल्ड हाथ पैर आपको धो लेने, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। तो सन में जाने से पहले आप क्या करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पर फॉलो करोगे। तो ये हो गया फर्स्ट वन का आंसर। देन नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। यूज योर ब्रेन पावर में सबसे पहले क्या है, वाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पॉर्टेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है इन एवरी एनवेलप ऑफ द अर्थ देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिग्रेडेशन। दे ऑल्सो ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फूड चेन। द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉइल एंड मिनरल्स बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये अर्थ के हर एक एनवेलप में, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जरूरी टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर रहते हैं, इन्हें सॉइल और मिनरल में कन्वर्ट कौन करता है, तो वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इफ देयर वर नो माइक्रोनिजम्स ह्यूज पाइल्स ऑफ डेब्रिस कुड हैव पाइल्ड अप एवरीवेयर ऑन द अर्थ। देयरफॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो एक ह्यूज पाइप, बहुत ज़्यादा डेब्रीज एक ही जगह जमा हो जाएंगे अर्थ पे, और इसी की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अर्थ पे, ये सारे फंक्शन को करने के लिए, जो कि डिग्रेडेशन वगैरह हो गया। तो इसका भी आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट मारकर यहाँ पर रख लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक अबाउट द फूडस्टफ ऑब्टेन फ्रॉम द सी, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड राइट 10 लाइन्स अबाउट देम। अब आपको यहाँ पे सी फूड के बारे में लिखने को बोला है, तो ये आप खुद से करना है, क्योंकि आपको क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, आपको फाइंड करने बोला है। तो ये आपको एक ऐसा बोल सकते हो रेफरेंस के लिए आंसर दिया गया है, तो आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, बट बेटर है कि आप खुद से फाइंड करके लिखो। तो मैं आपको स्टार्टिंग के 4 पॉइंट बता देती हूँ, उससे आपको समझ जाएगा। तो पहला क्या है, मैनी मरीन ऑर्गेनिज्म इनहेबिट सी, सम ऑफ दिस फॉर्म आवर फूड। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आपके सी, कुछ तो बहुत लोग सी फूड खाते हुए, ठीक है, फिश हो गए, ये सारी चीज, वेरियस एडिबल वेराइटीज ऑफ फिश आर कॉट फ्रॉम द सीज। देयर आर गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड इन द फिश, देयरफॉर इट इज न्यूट्रिटिव फूड। अब देखो फूड, जो फिश रहता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, एसिड और ये फैटी एसिड रहते हैं, और इसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड रहता है। अब इसके आगे का जो है, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सारी चीज़ें किसी की फेवरेट फूड आइटम्स होती है, वर्ल्ड वाइड फेवरेट्स होती है। और जो प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन्स यानी कि क्या, जो झींगा होता है, जिसे झींगा भी बोला जाता है, तो वो इंडियन वाटर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है। देयरफॉर वी गेट लॉट ऑफ फॉरेनर एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन। और इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो आपके प्रॉन के एक्सचेंज से मिलता है। तो ऐसे पॉइंट्स यूज करके आप इसके और आंसर्स लिख सकते हो, या चाहो तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो। तो इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो यहाँ पर। ये हो गया आपका 1st to 4th पॉइंट, एंड देन ये 9 to 10th पॉइंट। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और आप ये लिख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर क्लाउड्स मेड ऑफ।
क्लाउड किससे बने हुए, तो यहाँ पे बोला गया है क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, द सन हीट्स इवापोरेट द वाटर टू फॉर्म वेपर from the earth's surface. This water vaporizes up in the atmosphere at cool height. It condenses, forming fine droplets of water, which in turn makes the cloud. तो जो प्रोसेस आपने वाटर साइकिल में पढ़ी सेम वही प्रोसेस है। जब सन के हीट्स की वजह से वाटर जब इवापोरेट हो जाता है आपके वेपर के फॉर्म में, तो वो अर्थ के सरफेस में फ्लोट करने लगता है। बट जब वो एक दूसरे से मिलते, बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते, तो वो क्या करते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते और फिर वो क्या हो जाते, आपके क्लाउड से रेन के फॉर्म में आ जाते हैं। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, आपने व्हाट वी हैव लर्न में भी देखा, तो आप सिंपली वही लिख दो यहाँ पे, लिविंग थिंग्स आर सीन इन ऑल द एनवेलप ऑफ द अर्थ सच एज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग थिंग्स टुगेदर इन दिस थ्री एनवेलप्स फॉर्म अ बायोस्फीयर। थस द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। जो भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर में एनिमल्स रहते हैं, इन तीनों स्पीयर्स में वो क्या बनाते हैं, आपके बायोस्फीयर बनाते हैं। और प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बायोस्फीयर होते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंड फॉर्म यू सी इन योर सराउंडिंग एंड गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू ऑफ देम। अब ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करना है। आप जो आपके सराउंडिंग में लैंड फॉर्म देखते हो उसे आपको क्या लिखना है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्या है, आपके लिए एक रेफरेंस का आंसर है, इसे आप लिख सकते हो। बट बेटर है कि आप आपके सराउंडिंग में कैसा है वो लिखो। तो पहला क्या है यहाँ पे, हिल लॉक। तो हिल लॉक क्या होते हैं, आपके स्मॉल साइज माउंटेन होते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। देन प्लेन क्या होता है, जैसे प्ले ग्राउंड हो गया, प्लेन रहता है तो वो प्लेन में आप लिख सकते हो। तो ये हो गए आपके दो पार्ट्स, जिन्हें आप लिख सकते हो। ये आपका खुद का आंसर है, आपको खुद से सर्च करके लिखना है कि आपके सराउंडिंग में, क्योंकि सबके सराउंडिंग में प्लेन और हिलॉक्स नहीं रहते, तो बेटर है आपके सराउंडिंग में, आपके एरिया में कैसा जमीन है उनके बारे में लिखो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ड्स दैट रेफर टू द लैंड फॉर्म। यानी कि लैंड के फॉर्म जो भी होते हैं उन्हें क्या, अगर वो वर्ड्स आ रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन करो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अन्नी लीव्स एट द फुट ऑफ अ हिल। अब ये क्या हो गया, हिल क्या हो गया, एक लैंड फॉर्म हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हिल आएगा। देन नेक्स्ट है, रिया लीव्स इन द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन ये भी क्या है, एक लैंड फॉर्म है, जो हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो ये भी क्या हो गया, लैंड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दो, प्लेट्यू लिख दो। अब नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द फॉलोइंग। जो चीजें दी गई है उनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने। तो पहला है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या होता था, द हीट चेंजेस वाटर इनटू वेपर, दिस एक्शन इज कॉल्ड इवापोरेशन। जो हीट होता है वो वाटर को क्या करता है, वेपर बना देता है, और इसी को वाटर वेपर के फॉर्मेशन को, वाटर वेपर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। द सन हीट्स कन्वर्ट द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इनटू वाटर वेपर। द वाटर दैट इज percolated into the soil also evaporate due to the heat. All such vapor enter the atmosphere. This vapor condenses and also evaporates due to heat. Then next, and in the form of rain this vapor condenses and comes in the form of rain back to the surface of the earth. This evaporation is necessary for rainfall. The water cycle keeps on functioning due to the evaporation. तो evaporation क्या होता है, जो heat आपके वेपर में चेंज कर देता था वो evaporation होता था, उस प्रोसेस को हम evaporation बोलते थे। सन जो क्या करता है, जो भी पानी आपके सॉइल में कहीं पे भी प्रेजेंट है उसको चेंज कर देता है वाटर वेपर में, फिर ये वाटर वेपर कंडेंस होता है, देन क्लाउड फॉर्म होते हैं, फिर रेन होता है। और रेन होने के लिए, वाटर साइकिल होने के लिए इवापोरेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी स्टेप है। देन नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है वो हम पढ़ चुके, जो भी प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर आपके वाटर में चेंज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, इन नेचर ड्यू टू कंडेंसेशन देयर इज अ रेनफॉल, द वाटर वेपर दैट रीचेस द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म इन द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और नेचर में कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर वेपर जो ऊपर पहुँचता है वो कंडेंस होता है, और किस फॉर्म में आता है, तो वो आपके फाइन ड्रॉपलेट में आता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में जो हमने पढ़ा था सेम यहाँ पर भी वही है। पहले आपका इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर जब जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो जब एक साथ आ जाएंगे तो वो हैवी हो जाएंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा, आपका रेन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका द वाटर साइकिल। तो इसका आप लिख सकते हो, यहाँ पर आंसर है, इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो
और इसको आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पे क्या बोला है, बोला गया है दो दो एग्जाम्पल्स हर एक के दो। तो पहला है वेदर रिलेटेड इवेंट। वेदर रिलेटेड इवेंट्स क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो गया, रेनफॉल, फॉग, विंड्स, स्टॉर्म। आपने ये पढ़ा था कि वेदर रिलेटेड इवेंट्स कहाँ पर होते थे, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज क्या होते थे, रील्स और ब्रूक्स हो गए, स्ट्रीम्स, वेल्स एंड रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड ग्लेशियर। वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं वो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हो गया आपके 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। 2 बोला था, यहाँ पे हमने ज्यादा लिख दिए, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, ड्रॉ लेवल डायग्राम शोइंग द वाटर साइकिल। आपको एक डायग्राम बनानी है वाटर साइकिल को दिखाते हुए। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जो भी क्या है आपका नेमिंग करके भी दिया गया है। तो ये डायग्राम आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसको क्या कर लो आप, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। पहला आपका हो गया प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। ये क्या हो गया आपका वाटर साइकिल का प्रोसेस हो गया। और इसी के साथ क्या होता है आपका ये लेसन भी खत्म होता है, जहाँ पर आपने सारे स्पीयर्स के बारे में देख लिया। कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये सारी चीजें, एटमोस्फेयर, बायोस्फीयर, वाटर साइकिल, वाटर, रेन कैसे होते, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देख लिया। और इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने इस लेसन के एक्सरसाइज को देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।